नमस्कार साथियों, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पे चर्चा करेंगे। तो ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम लोग हार्मोनिक मीन से करते हैं और आप लोग स्क्रीन पे जैसा कि देख सकते हैं कि दो इमेजेस लगी हुई हैं जो बहुत कुछ शेयर मार्केट को इंडिकेट कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि वेटेड मीन का रियल लाइफ अगर कहीं यूसेज है, एप्लीकेशन है, तो वह शेयर मार्केट में ही है। आइए समझते हैं कैसे है। देखिए, जो हमारा इंडियन शेयर मार्केट है उसमें मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं। पहला फर्स्ट वन इज बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंड सेकंड वन इज एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पे जो थोड़ी चर्चा हो रही है वो सब्जेक्ट रिलेटेड तो बहुत नहीं है, लेकिन जीएस रिलेटेड आप कह सकते हैं। बीएसई का इंडेक्स का नाम क्या होता है? सेंसेक्स। और एनएसई के इंडेक्स का नाम होता है निफ्टी, निफ्टी 50 या निफ्टी कह लीजिए। ठीक है, सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स, और निफ्टी का मतलब होता है नेशनल इंडेक्स ऑफ 50। सेंसिटिव इंडेक्स में जो हमारा सेंसेक्स है, सेंसिटिव इंडेक्स में 30 बड़ी कंपनियां होती हैं, 30 बिग कंपनीज, जबकि नेशनल इंडेक्स ऑफ 50 निफ्टी में 50 कंपनीज होती हैं, 50 बिग कंपनीज होती हैं। इसका मतलब कि जो सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां हैं वो तो रहेंगी ही रहेंगी, और निफ्टी में उसके अतिरिक्त 20 कंपनियां और रहती हैं। इनके बारे में, और ये जो 30 कंपनीज होती हैं इनको हम ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं। ये जो हमारी निफ्टी 50 की जो कंपनियां होती हैं, 50 बड़ी कंपनियां, इनका निर्धारण कैसे होता है? इनका निर्धारण होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। पहले समझिए मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन, मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ कोई कंपनी है मान लीजिए, ठीक है। इसके नंबर ऑफ शेयर्स जितने होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ 1 शेयर, इससे जो हमारा रिजल्ट आता है वही XYZ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। इसी मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर हमारी बड़ी कंपनियों का, ये 50 बड़ी कंपनियों का निर्धारण होता है। दरअसल यहाँ पे निफ्टी में जो 50 कंपनियां होती हैं उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक फॉर्म होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे होता है। अब ये फ्री फ्लोट क्या होता है? देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते थे, फ्री फ्लोट में वैसे शेयर्स होते हैं, यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, वैसे शेयर्स होते हैं जिनकी ट्रेडिंग जो होती है किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे हो सकती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कुछ शेयर्स होता है कि कंपनी के प्रोमोटर्स अपने पास रखते हैं जिनकी ट्रेडिंग हो नहीं सकती है, कुछ मान लीजिए गवर्नमेंट के पास है जिनकी ट्रेडिंग हो नहीं सकती है। वैसे उतने शेयर्स को यहाँ से माइनस कर दिया जाता है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में से माइनस करके फ्री फ्लोट, फिर जो शेयर्स बचते हैं उनको प्राइस ऑफ 1 शेयर से मल्टीप्लाई करके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। उस आधार पर कंपनियों का, बड़ी कंपनियों का निर्धारण होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आज एक कंपनी है, कल वो कंपनी नहीं रहेगी, या आज जो कंपनी नहीं है उसका परफॉर्मेंस बेहतर हुआ, मार्केट ने उसको अच्छे से रिस्पांस दिया, तो वो हो सकता है निफ्टी 50 में शामिल हो जाए। आइए, ज्योमेट्रिक मीन शुरू हो गया। चलिए, पहले ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ, यहाँ तक तो क्लियर है। आगे देखते हैं, इसमें भी वेटेड मीन में ही सबसे पहले कि निफ्टी 50, और हाँ, इंडियन शेयर मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होती है वो बीएसई में नहीं होकर एनएसई में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एनएसई में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और वहाँ पे लिक्विडिटी की थोड़ी कमी होती है। इसके लिए ये आपको जीएस रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए, वेटेड मीन का रोल यहाँ कहाँ पर है। जो 50 बड़ी कंपनियाँ होती हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और जो 50वें नंबर पे जो कंपनी है, एट 50th पोजीशन जो है, 50th रैंक पे जो कंपनी है, उसका नाम है हीरो मोटोकॉर्प। रिलायंस का वेटेज है 12.86%।
और इसका है कुछ 0.43% वेटेज। देखिए वेटेड मीन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये वेटेज है। यानी कि अगर मान लीजिए कि रिलायंस के प्राइसेस में 2% का फ्लक्चुएशन होता है, 2% का फ्लक्चुएशन होता है, तो ये इंडेक्स को ज़्यादा हिट करेगा। इंडेक्स का जो मूवमेंट होगा, हमारा निफ्टी 50 की जो वैल्यू होगी, उस पर ज़्यादा फर्क हमको 2%, इसके 2% मूवमेंट से होगा। यदि 12.26 इंटू 2 कर दें, 12.26 इंटू 2 कर दें, यानी 25.72 टाइम्स जो होगा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यदि इसमें 10% भी अगर मूवमेंट होता है, हीरो मोटोकॉर्प में 10% भी मूवमेंट होता है, तो कितना इम्पैक्ट करेगा? ये 4.3 ही इसका इम्पैक्ट होगा। तो आप देख रहे हैं वेटेज, सबका वेटेज दिया हुआ है, एक वेटेज यहाँ पर है और एक वेटेज यहाँ पर है। तो ये वेटेज का बहुत बड़ा रोल होता है कहीं भी हमारा इंडेक्स डिटर्मिनेशन में। तो जैसे वेटेड मीन का सबसे बड़ा रोल इंडेक्स डिटर्मिनेशन, किसी भी तरह का इंडेक्स डिटर्मिनेशन हो, इंडेक्स डिटर्मिनेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे जगह होते हैं जहाँ पे इंडेक्स के आधार पे ही 1, 2, 3 की रैंकिंग होती है, वहाँ पर वेटेड मीन का ही यूज़ होता है। अब इसका थोड़ा फॉर्मूला देख लिया जाए। मान लीजिए हमारी एक ऑब्जर्वेशन है x1, दूसरी ऑब्जर्वेशन है x2, इसी तरह से xn एक ऑब्जर्वेशन है। इसके साथ जो वेटेड मीन अटैच्ड है वो w1, w2, wn अटैच्ड है। तो वेटेड मीन कितना निकल के आएगा? x1 w1 प्लस x2 w2 डॉट 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 xn wn डिवाइडेड बाय w1 प्लस w2 प्लस डॉट 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 wn इज इक्वल्स टू xi wi डिवाइडेड बाय wi। करना क्या है, समेशन का साइन लगा देना, i इज इक्वल्स टू 1 to n। ये हमारा फॉर्मूला हुआ। चीज़ें क्लियर हैं? आइए स्विच करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूसेज कहाँ पर है, प्रैक्टिकल यूटिलिटी समझते हैं। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल यूटिलिटी जब हम ग्रोथ की स्टडी करते हैं, वेन एवर वी स्टडी अबाउट ग्रोथ, वहाँ पर क्या रोल, कौन सा मीन पिक्चर में आता है? ज्योमेट्रिक मीन पिक्चर में आती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी किसी इंटरव्यू में वाइवा ने पूछ दिया कि ज्योमेट्रिक मीन का एप्लीकेशन बताइए, रियल टाइम एप्लीकेशन बताइए, तो बता दीजिएगा जब भी हम ग्रोथ की स्टडी करते हैं तब इसको हम वहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है? मान लीजिए 2 नंबर्स हैं या 2 ऑब्जर्वेशंस है A एंड B, इनका ज्योमेट्रिक मीन कुछ इस तरह से निकलेगा। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मान लीजिए x1 टू xn है, x1 इंटू x2 डॉट 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 xn, इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो क्या हो जाएगा? यही हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इसको देखते हैं। x1 x2 ठीक है। अच्छा, जब हम लोगों ने सिग्मा नोटेशन पढ़ा था, सिग्मा नोटेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, सिग्मा नोटेशन जो होता है वो एडिशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए एक पाई नोटेशन होता है। ये इस पाई नोटेशन का यूज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं। कहीं भी किसी भी पुस्तक में यदि आप लोग ये देखते हैं पाई नोटेशन, तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं? वी टेक लॉग बोथ द साइड्स, लॉग जी इज इक्वल्स टू, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से 1/n बाहर निकल कर आएगा, लॉग
x1 x2 x3 डॉट 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 xn। फर्दर ये करेंगे तो 1/n क्या हो जाएगा, log x1 प्लस log x2 डॉट 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 log xn। आइए इसके बाद क्या होगा, 1/n, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n log xi। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई है log g की वैल्यू आई है, तो g की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई, g इज इक्वल्स टू एंटी लॉग 1/n। ये हमारी क्लियर है। आइए अब इसमें थोड़ा सा सिचुएशन को और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए लॉग एंटी लॉग देख के डरना नहीं है, पहले ही हम लोगों ने देखा था इसका एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है, ग्रोथ में होता है, या जहाँ कहीं भी एप्लीकेशन होता है जिस भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का। तो हम एप्लीकेशन अगर सीख जाते हैं, उसकी उपयोगिता जान जाते हैं, तो क्या होता है कि अगर हम उपयोगिता किसी भी चीज़ की जान गए तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जितना कम किया जा सके, जितना कम हो सके उतना कम किया जा सके। उसके लिए फिर हम अपना माइंड और अपना एनर्जी का यूसेज चालू कर देते हैं। जब हमारा माइंड किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करने में लग गया तो वो चीज़ तो निश्चित रूप से सिंप्लीफाई होती है। इसीलिए हमारा अप्रोच यह है कि पहले किसी भी चीज़ की यूटिलिटी बता दी जाए, उसके बाद उसके बारे में चर्चा की जाए। ठीक है, तो मेरा विश्वास है कि यहाँ पर आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं डरेंगे, और जो भी अगर इसको जितना सिंप्लीफाई करना हो सकता है आप लोग कर लेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से बहुत ही मामूली सवाल आते हैं, इसलिए बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है। आइए थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मान लीजिए कि हमारा ऑब्जर्वेशन x1 दिस इज बेटर, x1 है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी f1 अटैच की गई है, x2 है उसके साथ f2 अटैच की गई है। उसी तरह से हमारे पास xn के साथ fn एक फ्रीक्वेंसी अटैच की हुई है। वैसी स्थिति में क्या हो जाएगी वैल्यू, x1 की पावर f1 इंटू x2 की पावर f2 इंटू xn की पावर fn। कुछ समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मान लीजिए कि अगर फ्रीक्वेंसी अटैच की गई है, यानी x1 जो है अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे उसमें, यानी x1 जो है f1 टाइम्स अपीयर होगा। जब एक क्वांटिटी जब x1 f1 टाइम्स अपीयर होगा तो हमको x1 को f1 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो x1 को f1 टाइम्स लिखने की जगह मान लीजिए x1 जो है 5 टाइम्स अपीयर होता है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें कितना लिखना पड़ेगा, x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू x1 इंटू x1, 5 टाइम्स लिखना पड़ा। फिर क्योंकि ये 5 बार अपीयर हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो हम इसकी जगह पे सीधा x1 की पावर 5 नहीं लिख सकते हैं। वही काम तो किया है यहाँ पर। क्लियर है? ये हो गया हमारा g इज इक्वल्स टू, अगेन टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, log g इज इक्वल्स टू 1/n बाहर आ गया। उसके बाद क्या होगा, f1 भी बाहर आ जाएगा, log x1 प्लस f2 log x2 प्लस डॉट डॉट डॉट
क्लियर है? इज इक्वल्स टू 1/n, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1/n समेशन ऑफ fi log xi बंद किया i इज इक्वल्स टू 1 to n। क्लियर है? यस, ये log g की वैल्यू आई, तो फिर g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग वन बाई एन ये हमारी वैल्यू हो जाएगी जी की वैल्यू। अब मान लीजिए हमारे पास कई सारी सीरीज दी हुई है, कई सारी सीरीज दी हुई है। एक सीरीज है जिसकी साइज n1 है और ज्योमेट्रिक मीन g1 है n1। उसी तरह से एक दूसरी सीरीज है जिसका ज्योमेट्रिक मीन g2 है और साइज जो है n2 है। इसको nn कर दीजिए, चलिए ठीक है। अब कहा जाए कि इन सारी सीरीज को मर्ज करके एक नई सीरीज बना दो और उस नई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाए, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, मान लीजिए कि नई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन g है, इज इक्वल्स टू n1 log g1 प्लस n2 log g2 प्लस फिर nn log gn डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, ये डॉट 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 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये log g की वैल्यू आई है, फिर g की वैल्यू के लिए पूरे का एंटी लॉग ले लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी से डरना बिल्कुल भी नहीं है, इस तरह क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। और जब आप रियल टाइम में जब इस तरह के प्रॉब्लम्स का फेस करेंगे तो उस समय आपके पास एक कैलकुलेटर होगा, जिस कैलकुलेटर का यूज़ करके आप सीधा सीधा आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। कैलकुलेटर में कौन सा कॉन्सेप्ट काम कर रहा होगा वो चीज़ बताई गई है, ठीक है, एकदम डरना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? एक कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसा डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई रिसर्च किए, उसका आउटकम आया ए, सपोज कीजिए। अब जैसे जैसे ए इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स एक्सक्यूज मी, तो क्या अच्छा है किसी सोसाइटी में, किसी समाज में यदि कैंसर के पेशेंट्स या एड्स के पेशेंट्स बढ़े, कोई इस तरह की बात हो, तो क्या वो अच्छी चीज़ है? अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसी स्थिति के अध्ययन के लिए हम इसको अगर 1/a कर दें और कहें कि इफ़ 1/a इज़ इंक्रीजिंग, तो वहाँ पे तो स्थिति हमारे लिए अच्छी हो जाएगी। तो जहाँ भी रेसिप्रोकल से हमको काम चलाना होता है उसके लिए हम हार्मोनिक मीन का यूज़ करते हैं। वैसी स्थितियों में इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये निकालते कैसे हैं? a एंड b दो नंबर्स हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कह लीजिए या ऑब्जर्वेशंस कह लीजिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 2 डिवाइडेड बाई 1/a प्लस 1/b, ये आंसर हो जाएगा। अगर मान लिया 3 यहाँ c हो जाता तो 3/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, सिंपल। इस पर एक क्वेश्चन आता है, यूजुअली आपके एग्जामिनेशन में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो आता ही है। आइए देखते हैं। ए साइक्लिस्ट पेडल्स फ्रॉम हिज हाउस टू हिज कॉलेज एट ए स्पीड ऑफ 10 km/h and back from the college to his house at 15 km/h. Find the average speed. ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा तो अप्रोच एक ही है कि क्वेश्चंस को जितना छोटा कर सकते हैं, यानी हाउस को h मान लिया, कॉलेज मान लीजिए, यहाँ पर कॉलेज है,
house and college, speed of 10 kilometers per hour, and back from college to house, there are 15 kilometer per hour. Find the average speed. चलिए, 2 सिनारियोज हैं हमारे पास. H2C, देखिए कोई हमारा केमिकल इक्वेशन नहीं है, बस शॉर्टकट है हमारा जो हम यूज करते हैं. H2C एंड C2H. H2C में स्पीड कितनी है? 10. माना कि H से C की let us assume the distance between the house and the college is x kilometers. Distance is equals to x. टाइम कितना होगा? मान लिया यहाँ टाइम t1 लगता है. टाइम कितना होगा t1? x/10 हो जाएगा. कैसे भाई? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. उसी तरह से सिमिलरली C2H में क्या होगा? स्पीड इज 15, डिस्टेंस इज x, टाइम t2 इज इक्वल्स टू x/15. अब कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड. अब हम करेंगे क्या? ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल डिस्टेंस होगा ये x, मतलब हाउस से कॉलेज जाने का डिस्टेंस एंड कॉलेज से हाउस आने का डिस्टेंस. x प्लस x कितना होगा? 2x. हो जाएगा. टोटल टाइम कितना होगा? टाइम टेकन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. टोटल टाइम t1 प्लस t2. ये प्लस ये. तो फिर आगे तो कह रहा है एवरेज स्पीड निकालिए. एवरेज स्पीड के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2x डिवाइडेड बाई x/10 प्लस x/15. जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले नीचे वाली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं. तो कितना हो जाएगा? LCM 30 हो जाएगा. तो 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x/30. अब इसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो 2x डिवाइडेड बाई 5x इंटू 30. x कैंसिल आउट, 5 6 30, यानी 12. एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 12 किलोमीटर्स पर आवर. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको वर्किंग समझ में आ जाएगा तो वहाँ पर आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं. लेकिन आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है तो आपको इतना पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. ठीक है, यहीं पर हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं, रोकते हैं. ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, कि ताकि हम लोग अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के वीडियो का लाभ ले सकें. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कॉन्सेप्ट के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.